तो आज हम टर्म सेकंड का जो चैप्टर है हमारे पास पोल साइंस में कंटेम्प्ररी साउथ एशिया। देखिए आपकी पोल साइंस की बुक के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि 4 सब्जेक्ट्स जो है इसके अंदर मिले हुए हैं। 11th में आपने कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट पढ़ा, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा। 12th में आपने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े हैं फर्स्ट बुक में। सेकंड बुक में आपने इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको समझने की कोशिश की। यहाँ कंटेम्प्ररी साउथ एशिया यानी कि अब साउथ एशिया में क्या चल रहा है, एशिया के भी एक पर्टिकुलर रीजन पर फोकस किया गया है। टर्म सेकंड में क्योंकि चीज़ें सब्जेक्टिव होंगी तो हमें अच्छे आंसर्स लिखने होंगे, और अच्छे आंसर्स हम तब लिख सकते हैं जब हमारे पास कंटेंट अच्छा हो। पोल साइंस में 1 मार्क्स से क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन वो सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं। हालांकि सीबीएसई ने ये भी कहा है कि अगर कंडीशंस ठीक नहीं होती हैं तो एक 90 मिनट का जो है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ही ले लिया जाएगा। तो 1 मार्क्स की इंपॉर्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बहुत माइन्यूट डिटेल्स हम इस चैप्टर की पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम इसको। देखिए ये जो वर्ड है साउथ एशिया, ये साउथ एशिया क्या है? एशिया तो आपको पता है कॉन्टिनेंट है, ये साउथ एशिया क्या है, इसका मीनिंग क्या है? देखिए इसका मीनिंग जानने से पहले हम ये देखते हैं कि साउथ एशिया किससे बनता है। 7 कंट्रीज जो हैं वो कलेक्टिवली बोली जाती हैं साउथ एशिया। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका और बांग्लादेश। ये 7 कंट्रीज जो हैं, ये दीज 7 कंट्रीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड साउथ एशिया या द ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, द मालदीव्स इसलिए क्योंकि मालदीव्स इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इसलिए द मालदीव्स, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश इज कलेक्टिवली कॉल्ड साउथ एशिया। ठीक है, अब देखिएगा साउथ एशिया को अगर हम देखें एक मैप वाइज देखना चाहें तो ये मैप बनता है हमारे पास, जहां ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, ये रीजन, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है और ये श्रीलंका है। अब अगर हम देखना चाहें तो यहां पर हम जानते हैं कि हिमालयाज हैं, हिमालय की अपर रेंजेस हैं, हिमाद्री हिमालयाज यहां पे हैं। अब यहां हमने हिमालयाज देखा तो हमने देखा कि ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो जो साउथ एशियन रीजन है उसकी अपर मोस्ट बाउंड्री जो बनेगी नॉर्थ साइड में वो हिमालयाज बनेगी। साउथ में देखा जाए तो द इंडियन ओशन बनेगा। ईस्ट डायरेक्शन में देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल, क्योंकि ईस्ट में क्या है, बांग्लादेश है। वेस्ट में पाकिस्तान है तो अरेबियन सी है वहां पे। तो ये उसकी बाउंड्रीज बन गई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की। तो हम ये भी कह सकते हैं द रीजन लाइंग साउथ ऑफ हिमालयाज। देखिएगा साउथ ऑफ हिमालयाज, हिमालय के साउथ में, एंड सराउंडेड बाई इंडियन ओशियन। कहां पर? साउथ में इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन इन साउथ, अरेबियन सी इन वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में अरेबियन सी इसकी बाउंड्री बनेगा, एंड बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल इसकी बाउंड्री बनेगा। देखिएगा आंसर राइटिंग कैसे करना है, इससे रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कैसे अच्छा आंसर लिखा जाए। इसी तरह से लिखा जाएगा अच्छा आंसर। आप इस तरह से मेरे साथ साथ जब नोट्स बनाते जाएंगे तो आप आसानी महसूस करेंगे अपने आंसर्स लिखते वक्त। इसलिए नोट्स साथ के साथ आप बनाना जो है जारी रखें। इसमें रफली बना ले बेशक, लेकिन आप इसी तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा करेंगे। देखिएगा अब हमने ये देख लिया, बेसिकली हमने देख लिया कि ये ज्योग्राफिकल रीजन साउथ एशिया है। अब ज्योग्राफी के बाद हम पॉलिटी पे आते हैं, और यहां क्योंकि एक जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगा। पॉलिटिकल साइंस में एक तो देखिए पॉलिटिक्स होता है, किसी एक खास क्षेत्र की राजनीति के बारे में बात करें, हम किसी खास ज्योग्राफिकल एरिया की पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज नोन एज जियोपॉलिटिक्स। तो साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स क्या है, यानी कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव्स की पॉलिटिकल स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है। पॉलिटिकल सिस्टम को अब हम देखेंगे। देखिए बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, कुछ एक हम यहां पर देखेंगे। इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो दोनों डेमोक्रेसी रहे हैं थ्रू आउट इंडिपेंडेंस। इंडिया वॉज गिवन इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 और श्रीलंका जो है वो 1948 में इंडिपेंडेंस इसको मिल गई थी। ठीक है, पाकिस्तान की अगर देखिए डेमोक्रेसी क्या है,
डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, द इलेक्टेड रूलर्स हैव द पावर टू टेक डिसीजंस, इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर एंड देयर इज ऑलवेज अ चॉइस। लोगों के पास एक चॉइस भी होती है कि हाँ इसका एक अल्टरनेट अवेलेबल होता है लोगों के पास। डेमोक्रेसी है वो। डेमोक्रेसी पे मैंने हर बार बोला है कि एक बार आप क्लास 9th का जो अब लेटेस्ट बुक आ रही है उसमें एक चैप्टर है व्हाट डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी, उस चैप्टर को जरूर पढ़ें। वो आपका जो है थिंकिंग बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा कि आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेसी एक छोटा वर्ड नहीं है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, 6 कंडीशंस है कि डेमोक्रेसी में होना चाहिए। आप वो चैप्टर पढ़ सकते हैं या उसका वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी भी रही। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को ये इंडिपेंडेंट हुआ, और इंडिपेंडेंट तो क्या कहेंगे, डिवीजन हुआ। डेमोक्रेसी और इसमें मिलिट्री रूलर्स रहे। देखिएगा अब एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे सामने आती है, मिलिट्री रूलर्स। देखिए मिलिट्री रूलर्स का मतलब क्या है, जब जनता द्वारा, देखिए एक देश में मिलिट्री का क्या काम है, डिफेंस में होती है, देश की रक्षा के लिए होती है, देश को शत्रुओं से बचाने के लिए होती है, अपने दुश्मनों को जो है मारने के लिए। गवर्नमेंट सिविलियन गवर्नमेंट होती है, आम जनता वोटिंग करती है, आम जनता इन द सेंस मिलिट्री भी वोटिंग करती है, बट एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स इनके पास कोई खास वैल्यू नहीं है। मेरे वोट की वैल्यू भी उतनी है और आर्मी के जनरल की वैल्यू भी उतनी ही है वोट करते टाइम। तो जब सिविलियन गवर्नमेंट बनती है, यानी कि लोगों की सरकार जब बनती है, तो उस सरकार के नीचे रहती है मिलिट्री। इंडियन आर्मी को भी अगर आप देखेंगे, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को अगर आप देखेंगे, तो वो डिफेंस मिनिस्टर के नीचे है। एंड हु इज द डिफेंस मिनिस्टर? डिफेंस मिनिस्टर एक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसको जनता ने चुना है, और सरकार बनने के बाद उस व्यक्ति को जनता के आधार पर ये पोर्टफोलियो दिया गया है, ये पोर्टफोलियो कि अब आप डिफेंस मिनिस्टर होंगे। तो सिविलियन गवर्नमेंट के नीचे रहती है मिलिट्री, वो बात करती है। ये तो ऑर्डिनरी सिस्टम है डेमोक्रेसी का। लेकिन जब मिलिट्री का कोई अधिकारी अपने कुछ साथियों के साथ मिल करके और उस सिविलियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दे, उस सिविलियन गवर्नमेंट को हटा दे और सत्ता खुद हथिया ले, पावर खुद कैप्चर कर ले, उसको बोला जाता है मिलिट्री कूप। COUP, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कू है, लोग इसको कूप बोल देते हैं। मिलिट्री कू, मिलिट्री कू, व्हाट डू यू मीन बाय मिलिट्री कू? इट इज अ फेनोमेनन वेयर द मिलिट्री personnels overthrow the democratically elected civilian government and capture the power। मतलब यह स्पष्ट हो गया कि हां पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि ये जो आर्मी के लोग थे, इन लोगों ने जनता की सरकार को हटाया है। ये क्लियर हो गया इतना, कैसे हटाया, क्या हटाया, वो तो हम डिटेल में इन 7 देशों के बारे में पढ़ेंगे। नेपाल के बारे में बात करें तो नेपाल लंबे समय से जो है, प्राचीन काल से नेपाल की अहमियत बहुत रही है, एक हिंदू किंगडम रहा है। हिंदू किंगडम, अब किंगडम क्या है? राजशाही, एक तरीके से मोनार्की आप कहेंगे, जिसमें राजा होता है, उसके बाद उसका जो है उत्तराधिकारी होता है। ब्रिटेन में इसका एक थोड़ा अलग रूप देखने को मिलता है, वहां राजा होता है और रानी भी हो सकती है, क्योंकि अभी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है, उसके बारे में हम किसी दिन बात करेंगे। ब्रिटेन में एक खास कंडीशन बनी थी जहां लोगों ने राजा की बजाय रानी को प्रेफरेंस देना शुरू किया था, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो किंगडम या मोनार्की एक ऐसा सिस्टम है जिसमें राजा राज करता है, रूलर जो है किंग होता है या क्वीन होती है, क्राउन होता है एक तरीके से, ताज का शासन आप इसको कहेंगे कि सिंहासन पर जो बैठेगा वो शासन करेगा, और उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह का सिस्टम रहेगा। ठीक है, कुछ टाइम तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहा। अब नेपाल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी एक सिस्टम है जहां पर संविधान जो है, इस किंगडम में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, राजा ही लेजिस्लेटिव पावर रखता है, राजा के शब्द ही कानून है, राजा के शब्द ही न्याय है, वही जुडिशरी है, वही टॉप एग्जीक्यूटिव है। यहां कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होता,
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सरकार होती है, डेमोक्रेसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करेगा कि हाँ हमारे यहां एक राजशाही होगी। कैसी राजशाही होगी वो देखेंगे अब हम, कि वीक या पावरफुल। देखिएगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है तो वीक मोनार्की होती, आप बस एक नाम मात्र के लिए रखते हैं। जैसे ब्रिटेन की क्वीन, ब्रिटेन की क्वीन को दिखाने के लिए ताकत बहुत दी गई, उनके पास रियल पावर्स नहीं है। ब्रिटेन में जो गोल्डन रेवोल्यूशन हुआ, सॉरी गोल्डन नहीं, ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, वहां से और अब तक जो समय बीत चुका है, इतने सालों में 300 से ज्यादा साल हो चुके हैं, ब्रिटेन के राजा ने जब साइन करने के लिए बिल जाता है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है जैसे लोकसभा राज्यसभा, और फिर क्राउन के पास जाता है सिग्नेचर करने के लिए कि आप साइन कीजिए। भारत का राष्ट्रपति बिल को वापस भेज सकता है कि एक बार पुनर्विचार करो, उसको रख सकता है। 300 सालों में ब्रिटेन में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि बिल रख लिया गया या बिल को वापस भेज दिया गया, क्राउन ने साइन किए ही। तो वीक मोनार्की होती है, नाम मात्र के लिए उसको बना देते हैं। जैसे हमारे यहां प्रेसिडेंट हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे, तो वहां राजा को एक नॉमिनल हेड बना देते हैं। देखिए, डी जूरे एग्जीक्यूटिव एक टर्म आती है, मैं आपको बताऊं, डी जूरे और डी फैक्टो। डी फैक्टो होता है रियल हेड, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड है, पावर्स उसके पास है। डी जूरे होता है नॉमिनल हेड, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है। सारे एग्रीमेंट देश के, सारे बिल या कोई भी पॉलिसी देश में तब लगेगी जब राष्ट्रपति के साइन होंगे। राष्ट्रपति साइन कब करेगा? जब जब कैबिनेट राष्ट्रपति को कहेगी कि सर साइन कीजिए। कैबिनेट कब कहेगी? जब प्रधानमंत्री अलाउ करेगा। इसलिए आपको मैं बताऊं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। यह हमने देखा। अब क्या है नेपाल? अब रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब देखिएगा, रिपब्लिक का मतलब है कि अब जो ब्रिटेन का हेड ऑफ नेपाल का हेड ऑफ स्टेट है, व्हेन द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट इज रिपब्लिक। एंड व्हेन द हेड ऑफ स्टेट इज नॉट इलेक्टेड बट ही इज सिलेक्टेड काइंड ऑफ, क्योंकि फैमिली से अगर वो आ रहा है, हेरिडिटरी है, तो मोनार्की या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है। रिपब्लिक का सीधा सा मतलब है कि जिस राष्ट्र का, जिस देश का राष्ट्र प्रमुख यानी कि हेड ऑफ स्टेट, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब देश होता है, हेड ऑफ स्टेट लोगों के द्वारा चुना जाए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो बात नहीं है। इंडियन प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात अलग है, लेकिन लोगों द्वारा चुना जाए, दैट कंट्री इज कॉल्ड अ रिपब्लिक। और जहां पर हेड ऑफ स्टेट किसी फैमिली से आता हो, हेरिडिटरी हो, एक वंशानुगत चलता हो, वो मोनार्की होता है। ठीक है। अब रिपब्लिक है 2008 से। मालदीव पहले 1968 तक ये जो था सल्तनत था, उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अपना लिया। हमने देखा था बहुत तरह की फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है। प्रेसिडेंशियल है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही होती है प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है इंडियन गवर्नमेंट। अगर लोकसभा के अंदर सरकार की मेजोरिटी गिर जाती है, सारी मिनिस्ट्री खत्म अपने आप में। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू एनी हाउस। इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट को इम्पीच जो है करना बहुत मुश्किल है। आपने ये भी देखा होगा, केवल 3 राष्ट्रपति ऐसे हुए जिन पर इम्पीचमेंट का जो है प्रोसीजर चला। डोनाल्ड ट्रंप पे भी चला, लेकिन इम्पीच नहीं हो पाए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है भूटान भी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मैंने आपको समझा ही दिया था। बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी और मिलिट्री रूलर्स दोनों रहे। यानी अब हमने यहां पर जाना, ये आपको लग सकता है कि पता नहीं क्या फालतू बातें कर रहा है, डेमोक्रेसी और ये सब हमें पता है। बहुत अच्छी बात आपको पता है, लेकिन आपको जानने को मिला, थोड़ा सा ब्रशअप करते रहना चाहिए अपने आप को। अब इस रीजन में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है देखिएगा, यही है
ये पूरे चैप्टर का जो है निचोड़ है, यही चलेगा पूरे चैप्टर में। क्या प्रॉब्लम्स हैं? देखिए मिलिट्री इंटरफेरेंस, यहां पे दिख रहा है ना ये मिलिट्री रूलर्स, तो मिलिट्री इंटरफेरेंस है। कहां कहां है भाई मिलिट्री इंटरफेरेंस? ओहो, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में है, ठीक है। मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी, ये सब जगह है। मिलिटेंसी का मतलब है आतंकवाद। जब आपका यूथ जो है, एक होता है टेररिज्म, टेररिज्म बाहर से होता है, मिलिटेंसी देश के अंदर होती है। आप देखेंगे नक्सलाइट मूवमेंट, आप थोड़े जो है सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में, और बहुत सारी ऐसी बातें, जैसे कश्मीर में आप देखते हैं कि बच्चों ने गन उठा ली और सेना के ऊपर इस तरह से उन्होंने गोलियां चलाई, या ऐसे इस तरह की बातें जो हैं, यानी कि देश विरुद्ध गतिविधियां जब चलती हैं, वो मिलिटेंसी है। एथनिक प्रॉब्लम है, एथनिक प्रॉब्लम एक ही कंट्री में है, एथनिक प्रॉब्लम है श्रीलंका में। श्रीलंका में एथनिक प्रॉब्लम है। एथनिक प्रॉब्लम मतलब वहां दो तरह के लोग हैं, एक जो तमिल भाषा बोलते हैं और एक जो सिंहला भाषा बोलते हैं। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबे से समय से चल रहा है, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। श्रीलंका वाले केस में बॉर्डर डिस्प्यूट तो ये तो चल ही रहा है, यहां इंडिया पाकिस्तान का चलता रहता है। इस वाले पार्ट में इंडिया, अब चाइना तो जो है, चाइना तो कुछ मानता ही नहीं है। चाइना तो सोचता है कि सारा दुनिया उसका है, इसलिए वो कहता रहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है, सिक्किम हमारा, लद्दाख हमारा है। तो उनको तो थोड़ा सा मारना पड़ेगा, लेकिन मैकमोहन लाइन के ऊपर भी विवाद चलते रहते हैं, तो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है साहब। वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स हैं, देखिएगा वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट में एग्रीमेंट बहुत काम आएंगे। 2 एग्रीमेंट हुए हैं 1960। देखिए भारत, एक नदी निकलती है यहां से, एक नदी निकलती है यहां से, जो नदी निकलती है इंडस, तो इंडस के पानी को लेकर के कि भारत पाकिस्तान में कितना बटेगा, क्योंकि निकल रहा है तिब्बत से निकल रहा है हालांकि, लेकिन क्योंकि हमारे महान प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने तिब्बत पर चाइना को एक तरह से एनेक्सेशन कर लेने दिया। अब तिब्बत इज एन ऑटोनमस स्टेट ऑफ चाइना, और वहाँ ऑटोनॉमी जैसा कुछ नहीं है, वहाँ जो है तानाशाही एक तरीके से यहाँ से चल रहा है। अब पानी किसको कितना मिलेगा, तो इसके ऊपर 1960 में एक ट्रीटी होती है, जिस ट्रीटी के अंदर आपने इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस यानी कि सिंधु नदी के पानी का जो विवाद था कि कितना किसको मिलेगा, वो सॉल्व हुआ, वो हम बताएंगे पूरा उसमें ही। अब बांग्लादेश के साथ भी एक पार्ट हमारा था कि गंगा ब्रह्मपुत्र के पानी को लेकर के जो हमारा प्रॉब्लम चल रहा था, गंगा और ब्रह्मपुत्र क्योंकि चाइना से आता है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र को लेकर के भी यहां पर दिक्कत चल रहा था। तो 1996 में एक फरक्का वाटर्स ट्रीटी हुआ बांग्लादेश के साथ। ये दोनों ट्रीटीज बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में टाइमलाइन बहुत बड़ी दी गई है, लेकिन आप यकीन मानिएगा हम सबको साथ लेकर के चलेंगे और टाइमलाइन आसानी से हो जाएगा। वाटर डिस्प्यूट हो गया, रिसोर्स शेयरिंग डिस्प्यूट, ये तो है। बांग्लादेश बार बार एलिगेशन लगाता है कि इंडिया इज बिहेविंग लाइक अ रीजनल बुली, वो हमारे रिसोर्स लूट लेना चाहता है। अब बताओ, इनको बनाने के लिए हमने अपना आर्मी लगा दिया, ये कह रहे हैं हमारा रिसोर्स लूट लेंगे। ये आपकी बुक्स में है। ये जो आगे के 5-7 पॉइंट है ये देखिएगा। डिजीज की हर जगह है, पॉवर्टी साउथ एशियन रीजन में बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। देखिए जहां पॉवर्टी है वहां अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप आ जाता है, और जहां अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पॉवर्टी अपने आप आ जाता है। हंगर, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, तो खाएंगे क्या, तो हंगर तो होगा ही। इंडिया का अभी हंगर इंडेक्स में 101 नंबर पे इंडिया चल रहा है, इतनी भुखमरी देश में है। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स आप आए दिन देखते हैं, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हुआ, बहुत कुछ गलत हुआ है और रिलीजियस प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनके बीच में। अब हम एक एक करके इनको देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा, 7 कंट्रीज को पढ़ना है और 7 कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस भी पढ़ने हैं। अब हम सबसे पहले पाकिस्तान से शुरू करेंगे अपना पार्ट। अब हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ जो है क्या क्या हुआ है।
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और टू नेशन थ्योरी जो थी, टू नेशन थ्योरी कहती थी कि जी इंडिया कंसिस्ट ऑफ नॉट वन बट टू पीपल, हिंदू एंड मुस्लिम्स, इसलिए दो अलग अलग देश होने चाहिए, जो अपने फर्स्ट चैप्टर में देखा भी। और मुस्लिम लीग की उस जिद की वजह से ये बखेड़ा हमने खड़ा किया अपने पड़ोस में। देखिए, हम अपने पड़ोसी खुद नहीं चुनते हैं, हमें पड़ोसी मिलते हैं और हम उन पड़ोसियों के साथ जो है जैसा व्यवहार करना होता है हम करते हैं। लेकिन हमने अपना एक पड़ोसी बनाया और इसने क्या गुल खिलाया वो देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि डेमोक्रेसी और मिलिट्री दोनों रहा। 1958 के अंदर प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा थे और जनरल, ये बुक में नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि 1958 में पाकिस्तान ने क्या किया, जनरल अयूब खान आते हैं, इस्कंदर मिर्जा को कहते हैं कि साहब आपका टाइम खत्म, नाउ अब सब हमारे हाथ में आएगा। जनरल अयूब खान पावर अज्यूम करते हैं और अपने आप को एक टाइटल देते हैं फील्ड मार्शल। देखिए, फील्ड मार्शल का मतलब क्या है, किसी भी जैसे इंडिया के अंदर दो फील्ड मार्शल अब तक हुए हैं, एक जनरल KM करियप्पा जिन्होंने इंडियन आर्मी जब ब्रिटिश से और जब हम इंडिपेंडेंट हुए तब इंडियन आर्मी को लीड किया, और एक जो थे वो थे जनरल सैम मानेकशॉ। आप हायरार्की जब देखते हैं तो मिलिट्री में, आर्मी में खासकर जो टॉप मोस्ट रैंकिंग होती है वो फील्ड मार्शल की, इससे नीचे जो है वो जनरल होते हैं। आप देखते हैं ना, मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल और फिर जनरल बनते हैं। और जो सबसे सीनियर जनरल होता है वो आर्मी चीफ बनता है, जो सबसे सीनियर एयर मार्शल होता है वो एयर चीफ मार्शल बनता है, यानी कि एयरफोर्स का चीफ बनता है, जो सबसे सीनियर रेयर एडमिरल होता है वो एडमिरल बनता है, यानी कि नेवी का चीफ बनता है। 4 स्टार जनरल्स होते हैं। देखिएगा, 4 स्टार मतलब रैंकिंग के हिसाब से है, 4 स्टार जनरल्स सीनियर मोस्ट होते हैं आर्मी में। एक ऊपर का जो पद बनता है वो आता है फील्ड मार्शल, जिसमें 5 स्टार्स होते हैं। 5 स्टार जनरल जो होता है वो फील्ड मार्शल होता है। CDS 4 स्टार जनरल ही है, CDS 5 स्टार जनरल नहीं है। एक्सीलेंट वर्क जो होता है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं किया गया, कुछ ऐसा शानदार प्रदर्शन आपके द्वारा किया जाता है, जीवन लग जाता है सारा आर्मी में, आपकी सारी की सारी अचीवमेंट्स निचोड़ दी जाती हैं, और तब जाकर के अगर ऐसा लगता है कि यस यू डिजर्व दिस, तो आप फील्ड मार्शल बनते हैं। और फील्ड मार्शल टिल हिज डेथ वो आर्मी का सबसे सीनियर ऑफिशियल बना रहता है। वो अपनी डेथ तक अपनी यूनिफॉर्म, अपनी रैंक को होल्ड करता है। रिटायर्ड जनरल लिखते हैं, लेकिन फील्ड मार्शल रिटायर्ड नहीं लिखते, वो हमेशा पोस्ट पे होते हैं, वो हमेशा उस रैंक पर बने रहते हैं। तो भाई साहब ने अपने आप को कहा कि अब मैं फील्ड मार्शल हूं, मैं कंट्री को मैं चलाऊंगा। इन्होंने 11 साल पाकिस्तान की जनता का तेल निकाला, और फिर जनता ने जब इनके खिलाफ विरोध करना शुरू किया कि मिस्टर याह्या खान आपकी बकवास बहुत हो गई है, भागे यहां से, तो इन्होंने कहा कि चलो जनरल याह्या खान को बुलाओ। टॉप मोस्ट लीडरशिप, देखिएगा सारे जनरल्स आएंगे, जनरल याह्या खान को इन्होंने दे दिया कि अब आप संभालिए। ये भाई साहब के टाइम पे क्या हुआ कि पाकिस्तान का वॉर हो गया इंडिया के साथ। 1971 का बांग्लादेश वॉर हुआ, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, ये तो क्लियर था कि साहब मारे जाओगे आप। तो इन्होंने कहा कि नाउ न्यू रूलर, ये जो गवर्नमेंट बनी जुल्फिकार अली भुट्टो की, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मानी जाती है वर्ल्ड के द्वारा कि जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही, याद रखिएगा ये क्वेश्चन घुमाएगा आपको, याह्या खान वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान व्हेन इन 1971, जहां पर क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है। जुल्फिकार अली भुट्टो वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु साइंड द शिमला एग्रीमेंट, शिमला अकॉर्ड्स। 1972 का जो शिमला समझौता हुआ था वो जुल्फिकार अली भुट्टो और मैडम इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था। उसको तो हम देखेंगे ही एग्रीमेंट्स में, वॉर अब हम स्टडी करेंगे तब।
लेकिन इन भाई साहब को फिर क्या किया, जनरल जियाउल हक आए, और जनरल जियाउल हक ने, ये बाहर गया हुआ था, जुल्फिकार अली भुट्टो वॉज आउट ऑफ द कंट्री, और इन्होंने पीछे से मिलिट्री कू कर दी। जुल्फिकार अली भुट्टो वॉज हैंग्ड, उनको फांसी दे दी गई कुछ चार्जेस उनके ऊपर लगा करके। जनरल जियाउल हक ने क्या किया कि अपने आप को लेजिटिमेट दिखाने के लिए कि हम तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने इलेक्शन करवाए। 1985 में इलेक्शन होते हैं और 1985 के अंदर कोई पार्टी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, वो पूरा का पूरा रिग्ड इलेक्शन था, सब बकवास थी इन लोगों की। और इन्होंने एक नया नाम दिया, इन्होंने कहा दिस वाज पार्टी लेस डेमोक्रेसी, पार्टी लेस डेमोक्रेसी। इस आदमी का दिमाग, खैर पाकिस्तानियों के दिमाग की क्या ही बात करें। बेनजीर भुट्टो आती है इनके बाद, बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मानी गई। देखिए आप हाईलाइट कर लें कि जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो। अब बेनजीर भुट्टो एक जो है असैसिनेट कर दिया गया था बेनजीर भुट्टो को 2007 में, यह आपको याद रखना है, पहले नहीं मरी, गवर्नमेंट बदल गई। अब जनरल परवेज मुशर्रफ आते हैं 1999 के अंदर, अक्टूबर के महीने में को कर देते हैं और अपने हाथ में ले लेते हैं पावर। जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम पे ही कारगिल का जो है वो सिस्टम पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। जनरल परवेज मुशर्रफ जब ब्रिगेडियर थे, वो तभी से कारगिल के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह कारगिल में घुस जाऊं। शायद उनको वहम, देखिए पाकिस्तान में जो है उसकी 90% पॉपुलेशन को ये पता है कि वो भारत से नहीं जीत सकते। उनकी 90% पॉपुलेशन को लगता है कि वो भारत से जीत जाएंगे अगर लड़ाई होती है। उनकी 10% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको नहीं लगता, और वो 10% पॉपुलेशन पाकिस्तान की आर्मी है। लेकिन ये भाई साहब अलग दिमाग के थे, इन्होंने बार बार कहा कि कारगिल चलो कारगिल चलो, लेकिन इनको साइडलाइन किया गया। ये बंदा आर्मी की रैंक्स चढ़ते चढ़ते एक दिन बनता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ, और ये बंदा कू करता है, सिविलियन गवर्नमेंट को हटाता है, सब कुछ अपने कंट्रोल में लेता है। 2001 में अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर देता है कि मैं हूं अब जो हूं। 2002 में एक रेफरेंडम करवाता है, रेफरेंडम कि मेरे को क्या पाकिस्तान की जनता परवेज मुशर्रफ को राष्ट्रपति बने हुए देखना चाहती है। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी हाँ। अगर आप ऑप्शन ना के बारे में सोच रहे हैं तो माफ कीजिएगा, आपको यहां रहने का अधिकार नहीं है, मार दिया जाए इन लोगों को। तो ये इनका रेफरेंडम था। लेकिन मिलिट्री, अब देखिएगा इन पे प्रेशर बना, कार्टून में भी है कि मिस्टर परवेज मुशर्रफ, यू आर आर्मी चीफ, यू आर चीफ एग्जीक्यूटिव, यू आर हेडिंग द सिविलियन गवर्नमेंट व्हाइल बीइंग द टॉप आर्मी कमांडर, लीव वन पोस्ट। तो अब इन्होंने आर्मी की तो छोड़ी, लेकिन कंट्रोल अपना रखा इन्होंने। जनरल परवेज मुशर्रफ ने इतना सिस्टम हिला दिया था कि आर्मी इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि सिविलियन गवर्नमेंट ना के बराबर डिसीजन ले पा रही थी। नवाज शरीफ आते हैं। अब देखिएगा एक थोड़ा सा यहां पे आपको रेफरेंस लेना है, 2008 के अंदर इलेक्शन होते हैं, 2007 के अंदर बेनजीर भुट्टो की डेथ होती है। उनके पति आसिफ अली जरदारी, 2008 में आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बनते हैं और यहां शुरू होता है डेमोक्रेसी। 2008 में आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बने, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बने, और नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, वो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे। अब करंटली उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इमरान खान हैं, और इमरान खान क्या है क्या नहीं इनके बारे में कुछ नहीं बोलने चाहेंगे हम, लेकिन दुनिया कहती है डेमोक्रेसी है तो मान लेते हैं हम भी। अब देखें कि यार इंडिया में तो ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में तो आप देखें पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने, फिर जो है हमारे पास आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई आते हैं, फिर इंदिरा गांधी आती हैं, फिर राजीव गांधी आते हैं, वीपी सिंह आते हैं, चंद्रशेखर आते हैं, नरसिम्हा राव आते हैं, देवेगौड़ा आते हैं, वाजपेयी आते हैं, आई.के. गुजराल आते हैं, फिर वाजपेयी आते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह आते हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं। एक भी मिलिट्री रूलर नहीं है इंडिया में, तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि पाकिस्तान में इतनी सारी मिलिट्री कूप हुई और भारत में नहीं हुई? देखिए इसका कारण देखिए, सबसे पहला सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी। आपने तो लैंड रिफॉर्म्स कर दिए, आपने तो लैंड रिफॉर्म्स कर दिए कि जी लैंड सीलिंग की इतनी अपर लिमिट आप इतना रख सकते हो। ये लोग आज भी पता नहीं कहाँ जी रहे हैं।
यहां बड़े बड़े जमींदार हैं। जो पाकिस्तान का हिस्सा वहां पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, वहां बहुत पावरफुल जो है जमींदार हैं, और उन जमींदारों के जो है बहुत ज्यादा प्रेशर है। ये जनरल्स जितने भी बनते हैं वहां से बनते हैं। फौज के टॉप कमांडर्स आपको उस पाकिस्तान के उस पंजाब प्रांत से मिलेंगे। तो डोमिनेंस बहुत ज्यादा है मिलिट्री की, सोशल डोमिनेंस के। हाँ, तो मिलिट्री को लेजिटिमाइज करने के लिए एक ये है कि लोग उनसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब ये सेकंड रीजन इसी के साथ कनेक्टेड है, कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। अब वो कहते हैं कि भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, गजवाए हिंद कर देंगे हम, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो लोगों को लगता है कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब इंडिया के साथ जब उनका वो है, तो जो प्रो मिलिट्री ग्रुप्स हैं, प्रो मिलिट्री, जो मिलिट्री को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो इसका बहुत फायदा उठाते हैं, सेंटिमेंट्स का बहुत फायदा उठाते हैं। तो सोशली डोमिनेंट तो है ही है, साथ ही साथ वो आम जनता को भी इंडिया के खिलाफ भड़का के कि डेमोक्रेसी बहुत पागल चीज होती है, बहुत करप्शन होता है इसमें, ये मिलिट्री का रूलर आए हैं, ये कर देंगे सब कुछ सही, फौजी ट्रेनिंग लेके बने हैं। तो बना दिया आपने। अब क्या करते हैं वो आपने देखा ही है, पाकिस्तान की क्या हालत है। तीसरा, लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट, कि पाकिस्तान जो है वो मतलब उसका ये है कि वो गोद में जाके बैठ जाता है किसी के भी। उन लोगों ने 1954 में सीटो ज्वाइन किया, 1955 में सेंटो ज्वाइन किया। और आपको पता है दुनिया के ताकतवर मुल्क यूएस, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सब कहां थे? दे वर द पार्ट ऑफ नेटो, वेस्टर्न अलायंस का पार्ट थे। और याद रखिएगा, वेस्टर्न अलायंस का एक्सटेंशन जो था साउथ ईस्ट एशिया के अंदर क्या था? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो, जो 1954 में बना, और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो, जो 1955 में बना। पाकिस्तान ने दोनों को ज्वाइन किया। तो अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोल ही नहीं रहा है कि अरे यार ये तो अपना ही पार्टी है। तो इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं था इतना। फियर ऑफ ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, देखिएगा अब वो सोचते हैं कि यार अगर ये टेररिज्म बढ़ता गया और गलती से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स, पाकिस्तान के न्यूक्स न्यूक्लियर वेपन्स अगर गलती से इन टेररिस्ट्स के हाथ लग गए तो एंटायर वर्ल्ड विल बी इन डेंजर। क्योंकि डर अमेरिका को भी है कि ये भारत पे करे ना करे, हम पे जरूर करेंगे क्योंकि हमने बहुत मारा है इनको। तो वो इस बात का डर कि कहीं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स यहां ना लग जाए लोगों के हाथ, इसलिए वो पाकिस्तान को लेकर के ज्यादा टफ स्टेप नहीं उठाते हैं, वो मिलिट्री को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, यहां से कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ सिविलियन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान, और व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड so much interference of military in पाकिस्तान। तो उसमें ये 4 रीजंस आपको लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? ये लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और आगे एक्सप्लेन करेंगे। सेम ऐसे करेंगे, 4 नंबर में बनेगा ये, ठीक है। इंडिया के साथ क्या रिलेशन रहा है? देखिए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। कश्मीर इशू, ये लोग पागल हो चुके हैं, ये लोग मर जाएंगे एक दिन सब कश्मीर कश्मीर करते करते। देखिए भाई, कश्मीर नहीं मिलेगा आपको। इन लोगों ने, देखिए पाकिस्तान, मैं आपको एक नाम बता रहा हूं, ये इनका नाम था पाकिस्तान, आई नहीं था पाकिस्तान। इसमें एक एक वर्ड की खास इंपॉर्टेंस है। जैसे एस सिंध के लिए स्टैंड करता है, ए असम के लिए स्टैंड करता है, ये जो के है पी पंजाब के लिए स्टैंड करता है, ये जो ए है के है ये कश्मीर के लिए स्टैंड करता है। एक आदमी ने ये नाम दिया था। ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि ये नाम पाकिस्तान किसने दिया था? ढूंढिएगा इसको और कमेंट करके बताइएगा। कश्मीर साहब, कश्मीर, ये कहते हैं कि बिना कश्मीर तो हम अधूरे हैं, तो तुम अधूरे ही रहो। कश्मीर पे इन लोगों ने 1948 के अंदर ही शुरुआत कर दी थी। महाराजा हरि सिंह ने उस समय तक जो है साइन नहीं किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और उसको भी हम देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन्होंने साइन किया जब ये हमला करने आ गए, वो आए कि बचा लो हमें, मार देंगे वो लोग। तो इंडिया ने कहा कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कीजिए, भाई आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, हम आपके यहाँ पर आर्मी कैसे भेज सकते हैं? वो तो एक लड़ाई होगा, वॉर होगा। उन्होंने साइन किया, इंडियन आर्मी वहां गई, इनको बहुत मारा और वहां पर कुछ हिस्सा इन लोगों ने कब्जा लिया, ठीक है। लेकिन कश्मीर इशू अभी तक है
और इन लोगों को लगता है कश्मीर इनको मिल जाएगा। खैर, लोगों के अपने अपने शौक हैं, सोचने दीजिए। एक्विजिशन ऑफ आर्म्स, इन दोनों के बीच में पाकिस्तान ने F-30 खरीद लिया तो चलो हम राफेल खरीद लेंगे। एक दूसरे के बीच में एक होड़ लगी हुई है कि इंडिया ने S-400 खरीद लिया है, अब क्या करें, हम S-500 बनाएंगे। इनसे बनेगा कुछ नहीं। खासकर न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के बहुत दिक्कत रहा। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स इंडिया ने एक्सप्लोड किए। तो जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो वहाँ जाके इंटरनेशनल प्रेस में कहती हैं, UN में कहती है कि बहुत गलत हुआ है, भारत ने जो है लड़ाई करने की शुरुआत कर दी है, यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन रीजन में बहुत नुकसान होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ दिनों के बाद 6 बम फोड़ दिए इन लोगों ने। चंगाई हिल्स में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, इंडिया ने पोखरण रेंजेस में किए, इन्होंने चंगाई हिल्स में किए, और अमेरिका सोचता रह गया। अमेरिका बिल क्लिंटन रोक रहे थे इंडिया को कि ये गलत हुआ है, हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। ये बोले तुमसे कुछ नहीं होगा, वो लोग हम पे बम मार देंगे। इन्होंने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, क्लिंटन चुप किए, साले दोनों ही मारे गए। म्यूचुअल सस्पिशन, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, दोनों गवर्नमेंट से एक दूसरे के ऊपर सस्पिशियस है। इंडिया में कोई भी गड़बड़ होती है पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान में कोई भी वो तो पूरे दिन ही राग अलापते रहते हैं, इंडिया ने किया है, इंडिया की वजह से महंगाई है, इंडिया की वजह से हम। अबे तुम पैदा भी इंडिया की वजह से हुए हो। तो म्यूचुअल सस्पिशन है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं। अब देखिएगा क्यों है, ये रीजन इससे थोड़ा कनेक्टेड है। इंटरनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ISI, जो इनके अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे उम्दा जो है सिक्योरिटी कंपनी है, इंटेलिजेंस कंपनी है, कंपनी नहीं एजेंसी सॉरी, और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जैसे ही बलूचिस्तान में कुछ हुआ, रॉ ने किया है, यहां कश्मीर में ISI ने। देखिए ISI बहुत सारे सबूत हैं, सीधे सीधे सबूत हैं। ISI ने सपोर्ट किया खालिस्तानियों को, ISI ने सपोर्ट किया कश्मीरी मिलिटेंट को, ISI ने सपोर्ट किया बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में टेररिज्म को, बांग्लादेश और नेपाल के थ्रू टेररिज्म को सपोर्ट किया ISI ने। और रो ने अगर मान लीजिए थोड़ा जवाब दे दिया बलूचिस्तान में, तो फिर इनको जो है दर्द होना जो है लाजमी है। सियाचिन ग्लेशियर, पाकिस्तानियों को लगता है सियाचिन ग्लेशियर उनका है, जैसे उनको लगता है कश्मीर उनका है, जैसे उनको लगता है धरती जो है वो चपटी है, तो उनको लगता है सियाचिन ग्लेशियर भी उसका है। चाइना को भी लगता था, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर पे कोई आर्मी नहीं है एक्सेप्ट द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी फिजिकली प्रेजेंट है ग्लेशियर पर, सियाचिन में। आप उनसे नहीं लड़ सकते, कभी नहीं लड़ सकते। तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के विवाद है। वाटर रिलेटेड इशू था इंडस वैली इंडस का, वो 1960 वाली ट्रीटी से सोल्व हो गया। बॉर्डर LOC जो ऊपर की तरफ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसको लेकर के थोड़ा सा यहां पर विवाद है। और गुजरात के अंदर जो है सर क्रीक के अंदर जो है वहां विवाद है, रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ में विवाद है। 3 वॉर 1965, 1971 और 1999 का कारगिल डिस्प्यूट, उसको अब हम स्टडी करते हैं। 3 मेजर जो वॉर्स थे उनके बारे में थोड़ा सा मैप अटपटा बना है। 3 मेन रीजन्स हमें देखने हैं, गुजरात, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस ने कैसे किया वो सब हमारे इंडियन पॉलिटिक्स का पार्ट है, लेकिन पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने अटैक लॉन्चेस किए, कहां? जम्मू एंड कश्मीर में। इनको हर बार यह लगता है कि जम्मू और कश्मीर की आम जनता इनका साथ देगी, लेकिन जम्मू और कश्मीर की आम जनता ने इनका साथ नहीं दिया। इनको याद था 1948 में इन लोगों ने इनकी बहन बेटियों का बलात्कार किया, इनके बच्चों को मारा, तो इन्होंने इनका साथ नहीं दिया। इन्होंने सपोर्ट किया इंडियन आर्मी को कि साहब वहां छुपे बैठे मारिए उन सालों को। मारा इंडियन आर्मी ने, ठीक है। अगस्त सितंबर में इन्होंने क्या किया कि रन ऑफ कच्छ जो रीजन था, यहां पर इन्होंने अटैक लॉन्च किए कि हाँ अब यहां से हमला करो। 2 फ्रंट खुल गए इंडियन आर्मी के लिए। अब लाल बहादुर शास्त्री ने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम पंजाब से अटैक कर दो। तो इंडियन आर्मी जो है वो पंजाब साइड से घुस गई
और इनके लाहौर तक पहुंच गई। उन्होंने कहा भी फोन करके कि सर थोड़ी देर रुक जाइए, अभी हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका था। उस समय अमेरिका ने कहा कि हम आपको गेहूं नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा मत दो। उन्होंने नारा दिया उस समय, जय जवान जय किसान। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि आप एक समय खाना खाएं। लोगों ने एक समय खाना खाना शुरू किया। देश ने एक दिन व्रत करना शुरू किया, वीक में एक दिन फास्ट करना शुरू किया। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी फेल होने का एक रीजन ये भी था कि वहां इतने कैरिस्मेटिक लीडर्स नहीं थे, इतना ओरा नहीं था किसी लीडर का। नेहरू थे, पटेल थे, यहां लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा गांधी थी, ताकतवर लीडरशिप थी। वहां ऐसा कुछ नहीं था। ताकतवर इन द सेंस पब्लिक सपोर्ट इनके साथ बहुत ज्यादा था। लेकिन अमेरिका के अंदर प्रेशर और बहुत कुछ हुआ और लाल बहादुर शास्त्री जी मान गए और 10 जनवरी 1966 को ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ताशकंद एग्रीमेंट लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान के बीच हुआ, जनरल आयूब खान। ठीक है, याद रखिएगा, इस एग्रीमेंट को याद रखिएगा। पहला एग्रीमेंट, पहली टाइमलाइन क्लियर, पहला वॉर क्लियर। अब 1971 के वॉर की बात करते हैं। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश की स्टोरी थोड़ी सी शुरू होती है। बांग्लादेश असम और असम के कुछ पार्ट्स मिलाकर के बंगाल के पार्ट्स से मिलकर के बना। ये ईस्ट पाकिस्तान था, ये पहले वेस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का धर्म तो मुस्लिम था, लेकिन भाषा जो थी वो बंगाली थी। अरे बंगाल का मुसलमान उर्दू थोड़ी बोलेगा, बंगाल का मुसलमान अरबी थोड़ी बोलेगा, बंगाल का मुसलमान बंगाली बोलेगा। पाकिस्तानी मुसलमान, पाकिस्तानी ने कहा कि अब क्या बात कर रहे हैं आप, बंगाली की कोई बात होती है, उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हमारी। इन्होंने कहा सर उर्दू नहीं होगी, बंगाली भी आप एक लैंग्वेज बनाइए इसमें। सेम केस इंडिया में चल रहा था। इंडिया में भी लैंग्वेज को लेकर के बात थी, लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छे से टैकल किया। 8 शेड्यूल 22 लैंग्वेजेस और सभी स्टेट्स को अलाउ किया कि हिंदी राजभाषा है, आप अपनी भाषा में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब शांति रहा। इन लोगों ने कहा कि नो 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 नो, बंगालीज दे आर सेकंड क्लास सिटीजन्स। तो इनको बहुत बुरी तरीके से इनके साथ ह्यूमिलिएशन हुआ। इन लोगों ने डिमांड शुरू की शेख मुजिब उर रहमान की लीडरशिप में। उनकी एक पार्टी थी आवामी लीग। आवामी लीग एक पार्टी थी। देखिएगा बांग्लादेश का कुछ पार्ट यहां सोल्व हो रहा है। आवामी लीग पार्टी थी, प्रोटेस्ट शुरू किया। इन्होंने कहा कि जी रिप्रेजेंटेशन हमारा फेयर होना चाहिए, एक तरीके से फेडरल सिस्टम की मांग की। जो है यहां पर इनकी एक वो होनी थी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनकी पार्टी की फुल मेजोरिटी आ गई, क्योंकि पूरा ईस्ट पाकिस्तान शेख मुजिब के साथ खड़ा था। शेख मुजिबुर रहमान का ओरा उस समय बहुत ताकतवर था। और लेकिन अब पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी है ना। उन लोगों ने क्या किया कि कैंसिल, असेंबली ही नहीं बनाएंगे। शेख मुजिबुर रहमान को उठा लिया, अरेस्ट कर लिया, बंगाली लोगों को मारना पीटना शुरू किया। आप ये सोच करके जो है कितनी क्रूरता इन लोगों ने की। पाकिस्तानी आर्मी इज नॉट एन आर्मी, इट्स अ ग्रुप ऑफ रेपिस्ट्स, जो इन्होंने यहां पे साबित किया कि एक्चुअल में 10 लाख बंगाली औरतों का रेप किया गया, उनके बच्चों को मारा गया, बूढ़ों जवानों सबको मारा गया। और अब लोग बचते कहां आ रहे, यहां उन्होंने इंडिया की तरफ माइग्रेशन करना शुरू किया। क्या मैं बताऊं, 90 लाख लोग यहां आ चुके थे। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पूरे वर्ल्ड पे ये बात की कि भाई बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यू शुड टॉक अबाउट दिस टू पाकिस्तान। इस समय जनरल आर्मी के चीफ कौन थे, जनरल सैम मानेकशॉ, जो बाद में फील्ड मार्शल बनेंगे। देखिएगा इंदिरा गांधी जी ने सबसे बात की, सबको समझाने की बात की, लेकिन कोई नहीं माना। पाकिस्तान जो है उस समय कोल्ड वॉर का भी तो दौर चल रहा है, पाकिस्तान को कैसे वो कर लें। अब देखिएगा गड़बड़ क्या होती है। हेनरी किसिंजर यहां आए पाकिस्तान। अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ट्रिप करते हैं जुलाई के अंदर
किसकी? पाकिस्तान की। और पाकिस्तान से वो जाते हैं चाइना, फिर वो वापस चले जाते हैं। ये क्लियर था कि अमेरिका के साथ, आपने देखा ना, अब आप जो है फोर्थ आपका जो चैप्टर था सेंटर्स ऑफ न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, उसमें देखेंगे कि चाइना पहले आइसोलेटेड था, चाइना किसी से नहीं मिल रहा था। 1972 में चाइना ने अमेरिका के साथ पहली बार बाइलेटरल रिलेशंस एस्टेब्लिश किए और वर्ल्ड से अपना आइसोलेशन खत्म किया। आप देख चुके हैं फोर्थ चैप्टर में। हेनरी किसिंजर ये तो बात बना गए थे कि ये ट्रायो बन गया था इनका कि इंडिया को हम टैकल करेंगे अब, लेकिन वो लोग अंडरमाइन कर गए श्रीमती इंदिरा गांधी को। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूएसएसआर से बात की, और इन्होंने यूएसएसआर से बात की और लियोनिड ब्रेजनेव के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, इंडो यूएसएसआर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन्होंने साइन की अगस्त 1971 में। सारी दुनिया में क्रिटिसाइज किया यूएस ने कि इंडिया ने तो यूएसएसआर का कैंप ज्वाइन कर लिया, लेकिन इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें पता था कि इट इज जस्ट अ डिप्लोमेसी। अब क्या होता है कि इंडिया पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। 3 दिसंबर की बात आती है, 3 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी पहला हमला कर देते हैं। उन्हें लगा कि देखिए उस समय एक 6 डे वॉर हुई जहां इजराइल ने अरब देशों को 6 दिन में हरा दिया। इजराइल ने क्या किया कि उसको लगा कि मेरे पे खतरा है, तो उसने वेट नहीं किया कि वो मेरे पे हमला करेंगे मैं रिप्लाई करूंगा, ना, उसने अपने एयरक्राफ्ट उड़ाए। इजिप्ट की 70% एयरफोर्स को उसने एयर बेसिस पे ही तबाह कर दिया खड़े खड़े। अब इन लोगों को लगा कि ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि ये लोग नाकारा हैं। ये उड़े, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स पूरी तरीके से तैयार थी, इनको बहुत मारा। इंडियन नेवी शिप्स कराची गए और कराची को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया इन्होंने। यहां 16 दिसंबर जो था, 16 दिसंबर जिसको आप विजय दिवस मनाते हैं, विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना। इन्होंने जो है सरेंडर किया पाकिस्तानी आर्मी ने, और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने जो है आमिर अब्दुल खान नियाजी ने, ए नियाजी, वो आमिर अब्दुल खान नियाजी जो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आर्मी जो यहाँ बैठी थी उसको पाकिस्तान से लेटर लिखता था कि रेप बंगाली वुमेन, किल देयर चिल्ड्रन, क्रश देयर सेंटिमेंट्स, क्रश देयर रिवोल्ट। आमिर अब्दुल खान नियाजी वाज ह्यूमिलिएटेड इन फ्रंट ऑफ ऑल, नॉट इंडियन लोगों ने बहुत अच्छा ट्रीट किया उनको, जो वॉर नियम थे वो माने, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि हम तो नेस्तनाबूद कर देंगे। आपको बताऊं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया, आमिर अब्दुल खान नियाजी ने सरेंडर किया वहां पर। और इंडिया की साइड से जो थे, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में बनता है, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, ठीक है, सरेंडर हो गया, ये भी बन गई बात। अब 1972 में शांति स्थापित करने के लिए होता है शिमला एकॉर्ड्स। शिमला एकॉर्ड्स में श्रीमती इंदिरा गांधी और वहां कौन बन गए थे प्रधानमंत्री, जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके बीच होता है। कारगिल की बात की जाए, कारगिल, तो कारगिल 1999 में हुआ। 4 रीजन्स, बतालिक, द्रास, मस्को और कक्सर जो थे, ये 4 रीजन्स में मुजाहिदीन ने कब्जा किया। अब मुजाहिदीन कौन है, ये आपने अफगानिस्तान वॉर वाले चैप्टर में देखा ही। मुजाहिद मतलब वो जिहाद के लिए लड़ने वाले, द वॉरियर्स ऑफ हॉली वॉर, मुजाहिदीन, वो लड़ रहे हैं। इंडियन आर्मी को पता था कि इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये ऐसा करें, इनको पता था कि इंडियन पक्का इन लोगों ने किया है, और पाकिस्तानियों ने वो गए, कारगिल में लड़ाई लड़ी, और कारगिल में इन्होंने जो है 26 जुलाई, कारगिल विजय दिवस आप मनाते ही हैं, 26 जुलाई तक सब कुछ खाली करवा दिया और सबूत दिए पूरी दुनिया के सामने कि दीज पाकिस्तानीज आर इन्वॉल्व इन दिस। लेकिन वो बात अलग है, किसी ने माने नहीं, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये बर्बाद है। लेकिन ये सब जो कांड हुआ, प्रेजेंटेशन की बात आती है। वॉर प्रेजेंटेशन में जब आप लड़ाई की बात करें, मान लीजिए 1965 के वॉर के ऊपर कोई क्वेश्चन था, डोंट यू थिंक कि अगर आपने साइड में ये मैप बना दिया तो आपका पेपर अलग लगेगा।
ये बहुत अच्छा नहीं है, मुझे पता है, आपके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन 5-7 बार इंडिया का मैप, ये 3 ही तो रीजन दिखाने हैं यार, ये तो सीधा ही बन गया, ये गुजरात का रीजन और ये 3 ही रीजन बताने थे आपने, और इसको आपने अगर बॉक्स में डाल दिया साइड में, बहुत अच्छा लगेगा। आपको थोड़ा सा अलग दिखना है, सुंदर दिखना है। मैंने बहुत बार बोला है कि आपका आंसर शीट लव लेटर जैसा होना चाहिए, कि पढ़ते ही वो आदमी जो है अंदर से ये सोचे कि बहुत पढ़ा है यार बच्चा, बहुत पढ़ा है। इसका नंबर नहीं काटना चाहिए। एग्जामिनर 1 नंबर जरूर काटेगा, उसकी मेंटालिटी है वो ज्यादा परेशान नहीं होना चाहता। 100 का एक पेपर जो है वो दोबारा चेक होता है, यानी कि 40 का होगा तो दोबारा चेक होगा, वो झंझट में नहीं पढ़ना चाहता। वो 39 आपको दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया के आते हैं 39। 40 के लिए थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा अलग अभी से बनेगा जब आप इस तरह से लिख लेंगे। बुक बार बार पढ़नी है लेकिन परेशान नहीं होना पड़ेगा, इस तरह से अगर आपने सब कुछ कर लिया। जो लोग वैसे देख रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन जो लोग रियली में मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं प्लीज आप लोग इसको नोट करें। अब देखते हैं कि कोई पॉजिटिव साइड भी है क्या। एक आधी पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड, लाहौर बस यात्रा आपने की, विस्थापित जो लोग हो चुके थे 1999 में जो है लाहौर बस यात्रा आपको याद होगी, और जो डिस्प्लेस्ड लोग थे, इधर उधर हो गए थे, उन लोगों को आपने पुनर्वास की, यानी कि उनकी रिहैबिलिटेशन की सुविधा, दोनों देशों ने काम किया इसमें। कोशिश कर रहे हैं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी को जो है बढ़ाया जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले रहे हैं, एक दूसरे पे विश्वास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड मीडिया के सामने है, ये 1-2 पॉइंट आप डाल दें पॉजिटिव साइड में, बस इतना ही है पॉजिटिव, इससे ज्यादा नहीं है। ये हमारा पाकिस्तान का हो गया। पाकिस्तान के साथ हमने आपको मैं बताऊं, इसको समझने के चक्कर में हमने आधा बांग्लादेश निपटा दिया। अब बांग्लादेश में कोई दिक्कत नहीं है, कितना पढ़ लिया, बांग्लादेश आसान है। अब हम बांग्लादेश के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।